नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का आखिर मतलब क्या है? एक आम सोच है ना? कि अगर सत्ता को बांटा तो मतलब देश को कमजोर कर दिया। पर क्या ये सच है? आज हम इसी धारणा को परखेंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए दो देशों की कहानी सुनते हैं। दो ऐसे देश जिनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी, बेल्जियम और श्रीलंका। अब देखिए, ये दोनों देश साइज में तो छोटे हैं, पर इनकी आबादी की जो बनावट थी वो काफी पेचीदा थी, और इसी वजह से इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। तो चलिए पहले बेल्जियम को समझते हैं। यहाँ की जातीय बनावट, मतलब जो एथनिक मिक्स है, वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, देश की ज्यादातर आबादी, करीब 59%, फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच बोलती है। वहीं 40% लोग वलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ मामला एकदम उल्टा था। जो फ्रेंच भाषी लोग पूरे देश में माइनॉरिटी में थे, वो राजधानी में 80% की मेजॉरिटी में थे। और बस यहीं से सारा तनाव शुरू होता है। अच्छा, अब जरा श्रीलंका की सिचुएशन देखते हैं। यहाँ मामला बिल्कुल अलग था। एक ही समुदाय यानी सिंघली भाषी 74% के साथ साफ साफ मेजॉरिटी में था। तो सवाल ये उठता है कि जब एक देश में इतनी डाइवर्सिटी हो, इतने अलग अलग समुदाय हों, तो शासन कैसे चलाया जाए? बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के सामने यही सवाल था, और दोनों ने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। तो पहले हम श्रीलंका की कहानी देखते हैं, जिसने बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटी रूल का रास्ता चुना। तो ये बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो जैसे चाहें वैसे देश चला सकते हैं, भले ही इससे माइनॉरिटी की जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज क्यों ना करना पड़े। आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका की सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिनसे सिंहली समुदाय का दबदबा और बढ़ता गया। सोचिए, 1956 में सिंहली को देश की इकलौती, दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और बात यहीं नहीं रुकी। सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी सिंहली लोगों को तरजीह मिलने लगी। अब जाहिर सी बात है, इन सब नीतियों का नतीजा ये हुआ कि तमिल समुदाय को लगने लगा कि वो अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि सरकार उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके बराबरी के अधिकारों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। और इस रास्ते का अंजाम क्या हुआ? एक भयानक गृहयुद्ध, एक ऐसा सिविल वॉर जिसने देश को सामाजिक और आर्थिक तौर पर दशकों पीछे धकेल दिया। एक बहुत ही दुखद अंत। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। अब वापस चलते हैं बेल्जियम। देखते हैं कि उन्होंने कैसे एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। टकराव का नहीं, बल्कि समझौते का, अकोमोडेशन का। बेल्जियम के लीडर्स ने ये बात समझ ली थी कि टकराव से किसी का भला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकालने की ठानी जो सबको साथ लेकर चले। और इसके लिए आप यकीन करेंगे, उन्होंने 23 सालों के अंदर अपने संविधान को एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार बदला। और इस पूरी मेहनत से जो मॉडल निकल कर आया, उसे ही बेल्जियम मॉडल कहते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यह बहुत ही स्मार्ट था। देखिए क्या किया उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी, राज्यों को ज्यादा पावर दी, और ब्रुसेल्स, जो सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट था, उसके लिए एक अलग सरकार बनाई जिसमें दोनों समुदायों की बराबर की हिस्सेदारी थी। और इस साझेदारी का असर ना आपको वहां की सड़कों पर भी दिखेगा। ब्रुसेल्स में आप कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे साइन बोर्ड्स दिखेंगे जिन पर फ्रेंच और डच दोनों भाषाओं में नाम लिखे होते हैं। ये छोटी सी बात है, पर आपसी सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो अब जरा इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं, और देखते हैं कि दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क क्यों था। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ श्रीलंका, जिसने मेजॉरिटी का रास्ता चुना और उसे मिला गृह युद्ध और अविश्वास। दूसरी तरफ बेल्जियम, जिसने साझेदारी का रास्ता अपनाया, और वहां आई शांति, एकता और तरक्की। इतनी तरक्की कि आज ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। तो इन दोनों कहानियों से हमें एक बहुत सीधा और साफ सबक मिलता है। जब कोई बहुसंख्यक समुदाय अपनी ताकत के दम पर अपनी मर्जी थोपता है, तो वो शायद थोड़े समय के लिए कामयाब हो जाए, लेकिन लंबे समय में वो देश की एकता की नींव को ही कमजोर कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पावर शेयरिंग इतनी जरूरी है क्यों? इसके पीछे दो बहुत ही मजबूत कारण हैं। पहला कारण है प्रूडेंशियल, यानी पूरी तरह से प्रैक्टिकल।
पावर शेयरिंग से अलग-अलग ग्रुप्स के बीच टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है, जिससे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। और दूसरा कारण है मॉरल, यानी नैतिक। भाई, लोकतंत्र की आत्मा ही यही है कि जिन लोगों पर शासन का असर हो रहा है, सिस्टम में उनकी भी एक आवाज हो, उनकी भी हिस्सेदारी हो। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। अब ये बिल्कुल साफ है कि सत्ता की साझेदारी देश को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये देश को ज्यादा एकजुट, ज्यादा मजबूत और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो कहानियां हमारे सामने दो अलग-अलग रास्ते रखती हैं, दो अलग-अलग भविष्य दिखाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में, जहां इतने सारे देशों में विविधता है, वो इन दोनों में से किस रास्ते पर चल रहे हैं।